जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब आइन और कानून की अमलदारी हो तो एक डिस्ट्रिक्ट जज के सामने भी दुनिया की वाहिद सुपर पावर बेबस हो जाती है। क्या तफसीलात हैं? अवाम ने टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया है, एहतजाज किया है, पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर दी है। कहाँ की खबर है? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। अदालत ने हुक्म दिया है कि जनाब सीनियर सहाफी हैं, कुछ इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएं। जनाब ये हैं जो सहाफी, जो शख्सियात इसमें शामिल हैं, उनमें डॉक्टर मोहित पिरजादा साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, वजात एस खान साहब हैं, उसके साथ साथ शाहीन सवाई साहब हैं। इनके ऊपर पाकिस्तान में आपको पता है कोई मुकदमात वगैरह कायम है, ये आए नहीं। उन मुकदमात के सिलसिले में गैर हाजिरी की वजह से इनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म भी आया है और इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जब्त करने का भी हुक्म जारी किया गया है। ये एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। पूरी तफसील उस खबर में अगर आप चाहें तो जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारी कोशिश है कि टूरिज्म को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट लाई जाए, लेकिन हालात क्या हैं, जमीनी हकायक क्या है? एक तरफ तो हमने सवात का वाकया देखा, वो हमारे सामने है। दूसरी तरफ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की हालत है, हमारे एक बड़े मशहूर व्लॉगर हैं, ट्रैवल व्लॉगर हैं इब्रार साहब, वो दुनिया भर में जाते हैं अपनी मोटरसाइकिल पे, दुनिया भर में वो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने साउथ अफ्रीका से भेज दिया अपना मोटरसाइकिल पाकिस्तान। आर्जी तौर पे उनका मोटरसाइकिल यहाँ पे आना था, जिस तरह आता है, और फिर एज ए ट्रैवलर उन्होंने चला जाना था। लेकिन उनके साथ जो लाहौर कस्टम्स वालों ने किया, उसके ऊपर पूरा उन्होंने एक व्लॉग बनाया। 2 दिन के अंदर 3 लाख से ज्यादा बंदा ये व्लॉग देख चुका है कि माई नाइटमेयर एक्सपीरियंस विद लाहौर एयरपोर्ट कस्टम्स आफ्टर शिपिंग माई बाइक। मतलब ये इनहेरेंटली इतने मसाइल हैं इस सिस्टम के अंदर कि जनाब इधर कोई भी आता है तो वो, मैं कहना नहीं चाहता, वो जलील हो जाता है। चाहे कोई इन्वेस्टर आए, चाहे कोई ट्रैवलर आए, तो ये हमारे इदारों की हालत है, ये हमारे सिचुएशन है। पूरा अगर आप जाके इब्रार भाई का ये व्लॉग देखें तो आपको सारी तफसील बताएंगे वो, कि उनके साथ क्या हुआ, कितना पैसा उनको देना पड़ा, और उन्होंने भी तसल्ली कर ली है और बिल्कुल उनकी तशफ़ी भी हो गई है कि आज के बाद पाकिस्तान में अपनी कोई मोटरसाइकिल इस तरह नहीं भेजूंगा, किसी और मुल्क में छोड़ के पाकिस्तान आ जाए करूंगा, लेकिन जो है इस तरह की गलती दोबारा नहीं करूंगा। और जो ये करते हैं, हम एक ऐसा मैसेज देते हैं कि दुनिया भर को पता चले कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, यहाँ के सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वहां पे आके किसी को कोई सहूलत मिले। और इनहेरेंटली इनबिल्ट ये निजाम ऐसा है कि ये हर जगह पे आपको फ्रस्ट्रेट करता है, हर जगह पे आपको तंग करता है। कोई किसी किस्म की कोई एम्पैथी होती है, कोई आपके हवाले से हमदर्दी कहीं पे भी आपको सिस्टम के अंदर शो नहीं की जाती। कोई एक आधा अच्छा बंदा कहीं पे मिल जाए तो वो भी बेचारा सिस्टम के आगे मजबूर हो जाता है। पर एनीवे, ये बड़ा उन्होंने सैड एक्सपीरियंस शेयर किया है और पूरी दुनिया में लोग उनके व्लॉग देखते हैं और मेरे ख्याल में इससे कोई पॉजिटिव इमेज नहीं जा रहा, लेकिन ये हकीकत है। हमने पॉजिटिव इमेज नहीं बनाना, हमने पॉजिटिव काम करके पॉजिटिव इमेज बनाना है। खाली जो है वो इमेज मेकिंग इस तरह नहीं हो सकती, खाली बयानियां इस तरह नहीं बन सकते कि जनाब हम पॉजिटिव व्लॉग्स बनाना शुरू कर दें कि जी बड़ा जबरदस्त है, आप आए, यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे ये चीज भी बड़ी अच्छी है। जो जमीनी हकायक हैं, जब तक हम उनको नहीं बदलेंगे हालात नहीं बदल सकते। अच्छा जी, इमरान खान साहब का इद्दत का जो केस है उसमें फैसला रिजर्व कर लिया गया है। जुमेरात वाले दिन इसी हफ्ते गालिबन 27 जून को ये फैसला सुनाया जाएगा। अब देखते हैं कि जनाब ये फैसला क्या आता है। गालिबन ये आखिरी केस है जिसके अंदर खान साहब इस वक्त बंद हैं, उसके बाद क्या उनको रिहाई मिलेगी? मेरा नहीं ख्याल, उनकी टीम कहती है कि हो सकता है उनको मिल जाए, देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा जी, कीनिया में हुकूमत ने फाइनेंस बिल पेश किया, उसमें टैक्सेस को बढ़ाया, उसमें डबरोटी पे टैक्स लगा, दीगर खाने पीने की चीजों पे टैक्स लगा, जनरल सेल्स टैक्स जो है वो 16 से गालिबन 25% बढ़ा दिया गया है। बड़ी तफसीलात हैं, मुख्तलिफ उसमें आइटम्स हैं। अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया, बड़े पैमाने पे मुजाहरे किए, अवाम ने पार्लियामेंट के ऊपर एक तरह से चढ़ाई कर दी। इस वक्त आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ जो न्यूज वेबसाइट्स हैं वो इसको बराह रास्त कवरेज कर रही हैं। ये सामने आप BBC की स्टोरी भी देख सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे अवाम बाहर निकल आई है, उन्होंने कहा कि जनाब ये बजट अवाम के लिए नहीं है, ये अशराफिया के लिए बजट है, हम इसको नहीं मानते। इसके ऊपर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। दुनिया भर में जहां पे भी अवाम के साथ इस तरह का सलूक होता है, ऑब्वियसली एक रिएक्शन आता है। एक आगे से वो लोग कहते हैं कि जनाब ये सारी खर्चे, सारी चीजें हमारे पे ही आपने डालने हैं या कुछ बोझ आपने अशराफिया पे भी डालना है। तो अगर मैंने वो कोई क्लिक बेट करनी होती और व्यूज ज्यादा लेने का तरीका होता तो वैसे करता, मुझे ये चाहिए था शुरू यहां से व्लॉग करता। अवाम ने टैक्सेस मुस्तरद कर दिए, पार्लियामेंट पे चढ़ाई,
पुलिस आ गई और उसके बाद जनाब आगे जाके बाद में बताता कि ये सब कुछ कीनिया में हुआ है। लेकिन बताने का मकसद ये नहीं है कि जनाब के कोई व्यूज बहुत ज्यादा लेने, मकसद ये है कि कब तक आप आवाम को दबाते रहेंगे। देयर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग। जो अशराफिया है, जो हुक्मरान अशराफिया है, उनको सोचना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, थोड़ी बहुत तो आवाम के लिए गुंजाइश छोड़े ना, आवाम को मजबूर ना करें। अच्छा, अब आवाम को जो राहत मिलती है या आवाम को किसी चीज के अंदर रिलीफ मिलता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जनाब आइन और कानून की अमलदारी। आइन और कानून की अमलदारी हो तो उसमें उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जो होते हैं वो कमजोर तबकात होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, आम आवाम होती है। अब इस वक्त हालत ये है कि पाकिस्तान में बजट की मुखालफत पीपल्स पार्टी ने खुल के की। बिलावल साहब ने कहा कि इस बजट में जनाब ये भी मसला है, वो भी मसला है, यहाँ तो बच्चों को दूध की कमी है, ये है, जो स्टंट्स लोगों के दिलों में डलने हैं उसके ऊपर भी जनाब सेल्स टैक्स लगा दिया गया है, इस चीज के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। आसफा भुट्टो ने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तानी नेशन डिजर्व्स बेटर, उन्होंने बड़ी शुस्ता अंग्रेजी बोली। बिलावल साहब ने बड़ी बातें की। शर्मिला फारूकी साहब ने खड़े होकर कहा ये लॉलीपॉप है, आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और आखिर में इन सब ने कहा कि जनाब हम तो इसके हक में वोट डालेंगे। तो ये वो चीज है जिसका सामना है हमें इस वक्त इस मुल्क के अंदर। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो इंसानी हकूक के हवाले से बातें हों, दीगर मामलात हों, बजट हो, महंगाई हो, उसमें अगर किसी का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नून लीग से भी ज्यादा ये जिम्मेदार है, इसलिए कि ये उल्टा आवाम के शऊर की तौहीन भी करते हैं। एक तरफ ये सब कुछ कर रहे हैं और साथ साथ ये तासुर देते हैं कि जनाब हम तो अपोजिशन में हैं। तो ये इनको एक्स्ट्रा मार्क्स मैंने इसलिए दिए हैं कि क्योंकि जिस तरह ये आवाम के शऊर की तौहीन करते हैं उसके ऊपर इनको एक्स्ट्रा मार्क्स देने चाहिए कि जनाब आप जो है ज्यादा जिम्मेदार हैं इन सारी चीजों के ऊपर। एनीवे, इन्होंने बजट की भी हमायत का ऐलान कर दिया है, इन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हमायत का भी ऐलान कर दिया है। तो बाकी जो इनकी डायलॉग्स हैं, बाकी वो जो बातें हैं जमहूरी और ये और वो ये बड़ी अच्छी करते रहेंगे। अज़्म पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि हुकूमत ने जो उस पर क्लाइंब डाउन किया है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। इट शोज के एब्सोल्यूट लैक ऑफ प्लानिंग, एब्सोल्यूट लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी और अपनी सुबकी करवाई है। और अब ये मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरह की हुकूमत की कारकर्दगी है, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इनकी कारकर्दगी से सारे क्वार्टर्स मायूस हैं, इनके आगे पीछे जो हमदर्द हैं वो भी मायूस हो गए कि यार ये किस किस्म की कारकर्दगी है इस हुकूमत की। तो इतने जो है इस तरह की कारकर्दगी पे ये कब तक सरवाइव करेंगे। और ये मैं आपको बाकायदा खबर दे रहा हूं, समझने वालों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए जो है ना इशारा ही काफी है कि इनके जो हमदर्द हैं वो भी इनसे मायूस हो गए हैं कि यार ये क्या इनकी हुकूमत है, क्या इनकी गवर्नेंस है, इनको पता ही नहीं है कि मिनिस्ट्रीज में क्या हो रहा है, आगे पीछे क्या हो रहा है। बाकी आप इनके कारकर्दगी के इश्तिहारात देख लें कि जी 100 दिन मरियम बीबी के और 100 दिन इसके और 100 दिन उसके, पर जो जमीनी हकायक ये हैं कि इनसे बहुत सारे लोग मायूस होते जा रहे हैं। जो मैंने आपको कहा कि कमजोर तबकात की तब एक तरह से हिफाजत होती है जब आइन और कानून की अमलदारी हो। अब ये सामने केस में जो आपको बता रहा हूं ये जूलियन असांज का केस है। जूलियन असांज ने एक डील कर ली है यूएस के साथ। आपको पता है विकी लीक्स के वो फाउंडर हैं, उनके ऊपर कोई 18 से ज्यादा अकाउंट्स थे, कोई मुकदमात आप कह सकते हैं, इल्जामात थे, एस्पिनॉज और बहुत इस किस्म के संगीन इल्जामात जिसमें उनको लंबी सजाएं हो सकती थी। और काफी अरसे से उनको एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। वो बरतानिया में थे, वो पहले एक्वाडोर की एम्बेसी में चले गए, 7 साल वो उसमें छुपे रहे। बरतानिया की जो हुकूमत थी, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी हर मुमकिन ख्वाहिश थी कि असांज को हर हालत में हमने अमेरिका के हवाले करना है। अब ये जो सारा जमीन आसमान का वो जोर लगाते रहे और इतने अरसे ये सारा अमल फ्रस्ट्रेट हुआ, उसके नतीजे में अब असांज को ये डील मिली है। डील क्या है उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन असांज एक्वाडोर की एम्बेसी में रहे, वहां से जब बाहर निकले उनको ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया। वो उनको स्वीडन भेजना चाहते थे, स्वीडन में उनके ऊपर चार्जेस थे, लेकिन उनकी टीम ने मौकिफ लिया अदालत में कि स्वीडन से उनको अमेरिका भेज दिया जाएगा और वहां पे जब वो एक्स्ट्राडाइट होंगे वहां पे उनके राइट्स जो हैं उनके ऊपर ट्रैम्पल किया जा सकता है, उनके राइट्स को इग्नोर किया जाएगा, उनको इस जगह पे रखा जा सकता है, उस जगह पे रखा जा सकता है, उनकी जहनी सेहत मुतासिर हो सकती है। तो 2021 में जब ये मुकदमा सामने आया एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, जी हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज। अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क बरतानिया, उसकी स्टैब्लिशमेंट, उसकी हुकूमत कह रही है कि ये एक तीसरे मुल्क का शहरी, ऑस्ट्रेलिया का शहरी असांज, इसको हमने अमेरिका के हवाले करना है, हमारे ताल्लुकात स्टेक पे हैं।
پر وہ آگے سے کیا ہو رہا ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں نا جی نا، اینجتے نہیں نا، یہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. تو ڈسٹرکٹ کورٹ نے جناب ان کی جو ایکسٹریڈیشن تھی اس کو روک دیا. جب معاملہ یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں گیا، یہ 2021 کی خبر جو ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. جولین اسانج، یو کے جج بلاکس ایکسٹریڈیشن آف وکی لیکس فاؤنڈر ٹو یو ایس. یہ 2021 کی خبر ہے. یہ 2021 میں ہوا یہ کہ جج نے، جو ڈسٹرکٹ جج تھیں ان کا نام تھا ونیسا، اور جج صاحبہ نے، ڈسٹرکٹ جج کی میں بات کر رہا ہوں، میں ہائی کورٹ کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں. اب یو کے میں سپریم کورٹ ہے، پہلے وہ ایک ہاؤس آف لارڈز کی جو ہوتی تھی عدالت، پر بعد میں سپریم کورٹ وہاں پہ بن گئی. میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن یہ ڈسٹرکٹ کورٹ کی جج ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا اسانج کے اوپر جو الزامات ہیں وہ درست ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ الزامات ایسے ہیں کہ جن پہ مقدمات چل سکتے ہیں اور چلنے چاہیے. اگر یہ یو کے میں بھی ایسی حرکت کرتا تو اس کے اوپر مقدمات چل سکتے تھے، لیکن اگر اس موقع پہ اس کو ہم نے امریکہ بھیجا تو یہ میکسیمم پریزن میں رہے گا، سالٹری کنفائنمنٹ میں رہے گا. وہاں پہ یہ اپنے آپ کو مار بھی سکتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس کے رائٹس جو ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے انفرنج ہو سکتا ہے، اس کے رائٹس وائلیٹ ہو سکتے ہیں. تو میں اس کی اجازت نہیں دیتی، اور یہ جو ہے امریکہ کے حوالے اس کو نہ کیا جائے. ڈسٹرکٹ جج کے اس فیصلے کے آگے پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری حکومت، برطانیہ جیسی طاقت جو ہے وہ بے بس ہو گئی. اور یہی اس ملک کی طاقت ہے کہ جب ایک ڈسٹرکٹ جج بھی فیصلہ دے دے تو یہ نہیں کہ کوئی اس کے پاس پہنچ جائے، کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ نہیں یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، امریکہ کا مسئلہ ہے یہ وہ. یہاں پہ ایک آیا تھا ریمنڈ ڈیوس، اور کس طریقے سے وہ گیا تھا اور پوری ریاست نے کیا سہولت کاری کی تھی، کون کون اس کا وکیل تھا، کیا کچھ ہوا، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پر اینی وے یہ سارا عمل فرسٹریٹ ہوتا رہا. پھر یہ ان کی ہائی کورٹ میں بھی گیا، وہاں پہ بھی انہوں نے، جولین اسانج کی ٹیم نے اس کے اوپر اپیل وغیرہ کی. عدالتی عمل نے اتنا اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا اور طاقتوروں کو اتنا فرسٹریٹ کیا کہ امریکہ آخر مجبور ہو گیا کہ اس نے جولین اسانج کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، آپ کے اوپر جتنے الزامات ہیں ان میں سے صرف ایک الزام آپ قبول کر لیں جو آپ نے ٹائم گزارا ہے جیل میں. اس لیے کہ جب اس کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا گیا تو اس کو یوکے کی حکومت نے پکڑ کے بیل مارش کا پریزن ہے جو میکسیمم سیکورٹی پریزن ہے وہاں پہ ڈال دیا، اس کو جیل میں رکھا، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ امریکہ کے حوالے کیا جائے، لیکن عدالتوں نے نہیں ہونے دیا. اور اس عمل کو جہاں پہ جولین اسانج کے رائٹس کی ایک طرح سے پروٹیکشن ہوئی عدالتوں کی جانب سے، تو امریکہ اتنا فرسٹریٹ ہوا، برطانیہ اتنا فرسٹریٹ ہوا، طاقتور اتنے فرسٹریٹ ہوئے، ایک عام بندہ، ایک عام صحافی، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا. اور اس کے اوپر آپ کو پتا عالمی سطح کے اوپر ریئیکشن وغیرہ بھی آیا، بہت ساری تنظیموں وغیرہ نے بھی اس پہ گفتگو کی، بات کی. پر اینی وے ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، امریکہ نے اب اسے کہا ہے کہ آپ صرف ایک جو الزام ہے اس کو مان لیں، آپ آئیں ہماری عدالت میں پیش ہوں. انہوں نے کہا جی امریکہ کے سوائل پہ تو ہم نہیں آئیں گے. اب جو پیسیفک میں امریکی آئی لینڈز ہیں وہاں پہ جہاں پہ امریکہ کی ٹیریٹری ہے، امریکہ کے آسٹریلیا کے قریب کوئی آئی لینڈ ہے، اب ایک چارٹرڈ فلائٹ لے کے اسانج جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں، وہ اس عدالت میں پیش ہوں گے اور وہاں سے ایز اے فری مین جو ہے وہ آسٹریلیا چلے جائیں گے اپنے بچوں کے پاس. 14 سال سے یہ سارا معاملہ لمبو میں ہے. لیکن اس میں جو اس کی جو مورل آف دا اسٹوری ہے، جو اس سٹوری کی اہمیت ہے، اسانج نے جو جنگ لڑی، اسانج نے جو وکی لیکس کیا اور اس کے نتیجے میں عالمی سطح پہ جو چینجز آئیں، جو سچ ہمارے سامنے آیا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ان ملکوں کی جو طاقت ہے، امریکہ کیوں طاقتور ہے، برطانیہ کیوں اتنا ترقی یافتہ ہے، کیوں وہاں پہ اتنی آسودگی ہے، اس کا جواب آپ کو ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے میں ملے گا. اور اس ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے کے سامنے دنیا کی طاقتور ترین حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا، انتظامیہ کا سر نگو کرنا، اس کا فیصلہ ماننا ان کی طاقت کی ضمانت ہے. جب آپ عدالتوں کے فیصلے مانتے ہیں، آئین اور قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ ترقی یافتہ ملک بنتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہی ہوتا ہے جو بیچارے ابرار بھائی کے ساتھ لاہور کے ایئرپورٹ پہ ہوا، کسی اور کے ساتھ کسی اور جگہ پہ ہوگا، کسی کے ساتھ وابڈا کے آفس میں ہوگا، کسی کے ساتھ کسی عدالت میں ہوگا. تو اگر ہم نے بھی ترقی کرنی ہے تو راز وہی ہے، کوئی بھی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، آئین اور قانون کی عملداری. اور اس میں ہم سب نے، کسی بھی شعبے سے ہمارا تعلق ہو، ہم سب نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.